क्या हो गया, किस दुविधा में पड़ा हुआ है? यार इन्वेस्ट करता हूँ, रिटर्न भी आते हैं, बट मेन प्रॉब्लम है कि जब रिटर्न आए, पैसे निकलवाऊँ कुछ हो, टैक्स हमेशा परेशान करता है कि हर चीज़ पे टैक्स, ये निकालो शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन, इधर टैक्स उधर टैक्स। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं है कि टैक्स से मतलब कम हो सके या फिर हम टैक्स कम देना पड़े, ऐसे कुछ? देख, एक टेक्निक होती है जिसको तू ऑप्ट कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग? हाँ। मुझे तो टर्म से ऐसा लग रहा है हार्वेस्ट करना है नहीं और टैक्स देना पड़ रहा है। नहीं, इस केस में एक तरीका होता है जहाँ तू अपने टैक्स को बचा सकता है। ओके, कैसे? मैं एक इजी एग्जांपल से पहले इसके मेरिट्स और फिर थोड़े से डीमेरिट्स बताऊंगा। ठीक है, मतलब इसके फायदे नुकसान दोनों हैं? दोनों हैं। अच्छा, ओके। पहले मेरिट्स की बात करते हैं। टैक्स बचेगा ना? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। बिल्कुल। लेट्स से आज तूने 5 लाख रुपया इक्विटी में इन्वेस्ट किया। ओके, आज मैंने 5 लाख रुपए इक्विटी यानी म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्ट करे। ठीक है। एक साल बाद उसमें हम मान के चलते हैं कि तेरा एवरेज रिटर्न 12% है। एक साल बाद यानी इसमें आफ्टर लॉन्ग टर्म, मतलब जो मेरा 365 डेज के बाद, जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हाँ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तूने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 1 जनवरी 2022 से। ठीक है। 31 दिसंबर 2022 तक के बाद तू पैसा अपना निकाल सकता है। ठीक है। ठीक है, 1 साल हो गया उसको। ठीक है। 5 लाख पे तेरे को 12% आया, यानी कि 60,000 का प्रॉफिट। ये मेरा रिटर्न हो गया 5 की जगह 5,60,000 रिटर्न आ गया। टोटल अमाउंट तुझे इतना मिला जिसमें 5 लाख तेरी कॉस्ट थी, 60,000 रुपये वो जो रिटर्न आया। गेन हुआ मुझे। ठीक है। और लॉन्ग टर्म में आपने बताया कि 1 साल के बाद अगर हम कोई भी लॉन्ग टर्म पैसा निकालते हैं तो 1 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्टेड रहता है। पर इस पे मतलब 10% लगेगा ना लॉन्ग टर्म पे? हाँ। ठीक है, तो 60,000 पे 10% लगेगा? अभी नहीं। ओके। नहीं लगेगा अभी, क्योंकि अभी प्रॉफिट 1 लाख हुआ ही नहीं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो गवर्नमेंट कह रही है कि 1 लाख गेन एग्जेम्प्टेड है। ओके, मेरा गेन ही 1 लाख नहीं पहुंचा, 60,000 हुआ है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब यहाँ से कोरिलेशन क्या बैठता है, आज 1 जनवरी 2022 को अगर हमने इन्वेस्ट किया 5 लाख, 5 साल बाद लगा लेते हैं कि उसका रिटर्न तकरीबन 9 लाख हो जाता है। 5 लाख हमारी कॉस्ट थी, 4 लाख प्रॉफिट। 5 लाख हमारी कॉस्ट थी, 4 लाख प्रॉफिट। ये आफ्टर 5 ईयर्स कह रहे हैं? आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, तो 4 लाख पे तो फिर 10% लगेगा? 1 लाख एग्जेम्प्टेड, 3 लाख पे लगेगा? 3 लाख का 10% 30,000, 30,000 लगेगा। ये टैक्स है। ठीक है। अब इसको बचाने का तरीका ऐसे स्टार्ट होता है। हाँ। 1 जनवरी 2022 को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हमने, 1 साल हुआ, हम कांस्टेंट रिटर्न मान लेते हैं अभी के लिए कि 12% आ रहा है। ठीक है। ठीक है, 60,000 रुपये बना प्रॉफिट। 1 साल के बाद 5 लाख के ऊपर 60,000 का प्रॉफिट। कोई टैक्स नहीं। हाँ। आपने वो पैसा निकाला, ठीक है। इमीडिएटली उसी दिन 5,60,000 इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, जितना गेन के साथ अमाउंट था वो री इन्वेस्ट करना है उसी दिन जिस दिन आप विड्रॉल लेते हो। उससे क्या होगा? अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, तूने मंडे को पैसा निकाला, ठीक है, उस दिन मार्केट बढ़ा हुआ था। ठीक है। उसके 3 दिन बाद, अब इक्विटी में पैसा आने का ट्रांजैक्शन प्लस 3 वर्किंग डेज होता है। अच्छा, आज अप्लाई करा तो 3 दिन के अंदर अंदर आएगा? मतलब मंडे अगर करा विद इन अ टाइम लिमिट तो वो थर्सडे को आएगा। ओके। अब हमने थर्सडे का वेट करा री इन्वेस्टमेंट का, थर्सडे तक मार्केट वापस बढ़ गया, ठीक है। तो वो नुकसान है। नुकसान है। निकाला कम पे, इन्वेस्ट किया हाई पे। अब ये केस वाइज वर्सा भी हो सकता है, अगेन मार्केट अनप्रडिक्टेबल है। तो सेम डे पैसे निकाल के री इन्वेस्ट करना, बट अभी आपने कहा कि 3 दिन बाद पैसा आता है। बात तो सही है। वही, ये एक डीमेरिट है जो मैं आगे चल के समझाऊंगा, बट एक ही दिन में ट्रांजैक्शन बाइंग एंड सेलिंग को ही करना है आपने, बिकॉज अनसर्टेनिटी रहती है मार्केट में। ठीक है। हो सकता है मार्केट बढ़ा हुआ हो सकता है नीचे आ जाए, तो उसी दिन में दोनों ट्रांजैक्शंस करनी मैंडेटरी है। ओके 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 ओके, अगर मैं इसे समझ पा रहा हूँ तो यहाँ हम अपनी मार्केट अनसर्टेनिटी को कवर कर रहे हैं कि भाई हमें लॉस ना हो, या हाँ लॉस ना, और हो सकता है किसी के से प्रॉफिट भी हो जाए। हाँ, पर अगर मैं इसे लेमैन चीज में समझूं तो 1 साल के बाद मेरा 60,000 प्रॉफिट हुआ था, है ना? एक और साल अगर निकल जाता तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर हो जाता। एग्जैक्टली। जिसमें मुझे सिर्फ 1 लाख तक ही एग्जेम्पशन मिलती, ऊपर पे टैक्स देना पड़ता। ऊपर पे टैक्स देना पड़ता। तो मैंने क्या करा, मैंने उस एग्जेम्पशन को यूज करा है। मैंने अंडर 1 लाख प्रॉफिट को निकाल के
री इन्वेस्ट करा है। एग्जैक्टली अब मान लेते हैं 5,60,000 आपने वापस डाल दिया, ठीक है। अब एक्विजिशन कॉस्ट जिसका मतलब लागत हमारी ये 5,60,000 हो गई, ओ तो वो 5 लाख फेड ऑफ हो गया। अब हमारी न्यू इन्वेस्टमेंट जो है 560 है, 560 पे हमने इन्वेस्ट करा ठीक है। है। अच्छा, ये मान लेते हैं और इस साल हमें 10% रिटर्न आया, तो जिसका मतलब वो 56,000, 56,000 उसमें प्रॉफिट हो गया। हाँ। ठीक है। तो यानी कि 6,16,000 आपकी वैल्यू हो गई 1 साल बाद। बट स्टिल प्रॉफिट 56,000 है, तो वो 1 लाख से कम है। कम है, वापस पैसा निकाला और री इन्वेस्ट कर दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, वही जो 6 लाख कुछ बना हुआ निकाल के री इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट कर दिया। इसी प्रोसेस को अगर हम ईयर ऑन ईयर करते रहते हैं, इस वे से हम अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंट चीज़ थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम गवर्नमेंट की ही सर्विस जो वो हमें दे रही है कि आप अपना टैक्स एग्जैक्टली, एग्जेम्प्टेड एक है आपके पास, तो उसको हम यूज़ करके वी कैन कीप इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। क्योंकि पहले इक्विटीज टैक्स फ्री होते थे, ओह अच्छा तो जब से ये 1 लाख की लिमिट आई है, ये दी ही इसलिए गई है, अच्छा मतलब इसलिए नहीं कि आप इसको मतलब इस तरीके में यूज़ करें, बट ये एक तरीके से टेक्निक है। टेक्निक है। और कहीं ना कहीं जो आप कह रहे थे कि 5 साल अगर यही 5 लाख इन्वेस्ट करते 5 साल के लिए, तो उसमें जो भी टैक्स हमारा बनता वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो जो याद है मुझे, आपने स्टार्टिंग में 30,000 के करीब बताया था टैक्स बनता, तो वो हमने 30,000 बचा लिया। ठीक है। अब इसका एक और मेरिट है, लेट्स से अब ऐसा तो नहीं एक ही जगह 5 लाख डाला, आपने 5 लाख की 2 इन्वेस्टमेंट्स कर ली, 10 लाख इन्वेस्ट करा मतलब हमने, ठीक है, अलग अलग जगह। अब मान लीजिए एक 5 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया, उसमें आपको एक साल में मान लीजिए बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ 30% रिटर्न आ गया, 30% बहुत हाई है, बस एक एग्जाम्पल है। 5 लाख पे 30%, तो यानी कि 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 6.5 हो गई, ठीक है। और एक इन्वेस्टमेंट जो करी उसके 5 लाख में आपको 10% का लॉस बुक हो गया, तो यानी 4.5 बचा। 4.5। अब आप क्या करोगे, अब दोनों पैसा निकाल लिया आपने, 4.5 और 6.5। अब आपके हिसाब से एक में तो 1.5 लाख वाले में टैक्स देना पड़ेगा, हाँ 1 लाख उसमें एग्जेम्प्ट, और 50,000 टैक्स। बट यहाँ पे आपका टैक्स बच गया, कैसे? क्योंकि एक जगह लॉस हुआ आपको, और हमने बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ हो सकते हैं, तो वो कैंसिल हो गया उससे, सेट ऑफ हो गया। तो अब आप कहोगे कि मैंने लॉस बुक करा, नहीं, क्योंकि 1 साल बाद इवेंचुअली आपका प्राइस क्या है, 4.5 लाख। अगर आप नहीं भी रहने देते, उसको मार्केट में पड़े रहने देते हो, मेन केस क्या होता है, आपको हमेशा अपने, अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो या फिर आप स्टॉक्स बाय करते हो, आपको यूनिट्स पे फोकस करना है, यूनिट्स या क्वांटिटी। हाँ, क्योंकि NAV म्यूचुअल फंड्स में, प्राइस स्टॉक में वो हर दिन बदलता है, सही बात है। ठीक है। अगर मैं आज 10 यूनिट खरीदता हूँ, उसका प्राइस 10 है तो 100 रुपये है, NAV अगले दिन या प्राइस उसका अगले दिन 5 हो गया तो वो 50 है, बट क्वांटिटी तो सेम है। तो यहाँ पर अगर 4.5 लाख हुआ है तो आपकी क्वांटिटी सेम है, वो प्राइस गिरा है। मैं इस चीज़ को और समझ पा रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ, शायद मैं सही हूँ या गलत आप बताइएगा। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल जब कि भी बिटकॉइन आया होगा, है ना, बहुत लोगों के पास था, मान लीजिए उस समय किसी के पास सिर्फ एक बिटकॉइन था जब उसकी वैल्यू ना के बराबर थी, ठीक है, और आज के समय में जब उसकी वैल्यू बहुत हाई है, तब उस एक की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो भले उसके पास क्वांटिटी तब भी एक थी, अब भी एक है, बस प्राइस में फ्लक्चुएशन, प्राइस में फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे अगर आप उसको होल्ड, अब आप कहोगे कि मैं उसको लॉस बुक कर रहा हूँ, लॉस बुक नहीं है, क्योंकि आपने जिस दिन 4.5 लाख निकाला, आपने उसी दिन 4.5 इन्वेस्ट कर दिया, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, तो अगर आप नहीं भी निकालोगे तो वो 4.5 लाख 1 साल बाद 4.5 लाख ही है, एग्जैक्टली, राइट। बट यहाँ पे आपको एडवांटेज क्या मिला, अगेन आपने अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर लिया, लॉस को प्रॉफिट के साथ मैच करके अपने अपना लॉस जीरो कर लिया, टैक्स अपना सॉरी, और आपने री इन्वेस्ट करा जहाँ से आपको फिर बेनिफिट हो गया। ये एक बहुत बड़ा मेरिट है इसका, तो ठीक है, ये इसका दूसरे एडवांटेजेस, ये इसका दूसरा मेरिट था। बट जैसे हमेशा हम लोग कहते ही हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसका भी एक दूसरा है। ओके, अब मान लीजिए ये 2 बेनिफिट्स जो हैं इसके, वो हाईली टैक्स सेविंग है, आपको एडवांटेज दे रहे हैं, बिल्कुल। बट जहाँ इसके लिए प्रॉब्लम है, क्या? सबसे बड़ा लिक्विडिटी। लेट्स से आज आप 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल बाद 5.60 हुआ, 2 साल बाद 6.16, अब इस चीज़ को हम 15 साल फॉरवर्ड कर देते हैं, 5 लाख पे अगर 15% आता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स हो जाता है 15 साल में 8 टाइम्स हो जाता है, तो यप, 40 लाख, तो वो 40 लाख हो गया। क्या आपके पास 15 साल बाद 40 लाख इमीडिएट लिक्विडिटी होगी कि जिस दिन आप पैसा विड्रॉ करो उसी दिन आप उसमें री इन्वेस्ट करो?
नॉट पॉसिबल। शायद नहीं, राइट। फिर आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, आप 1 लाख विड्रॉ करोगे, 1 लाख री इन्वेस्ट करोगे, 1 लाख विड्रॉ करोगे, ऐसे आपको 40 या बहुत सारे दिन चाहिए होंगे, हाँ एग्जैक्टली। राइट, उस चीज़ को मैच। और अगेन आप जैसी एज में बड़े होगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चीज़ों में आप ज़्यादा ऑक्यूपाइड होगे, आप पूरे दिन बैठ के ये नहीं करोगे, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, राइट। सेकंड, इसके अंदर ट्रैकिंग प्रॉब्लम हो जाती है। मैं सोच ही रहा था सरदर्दी बहुत है। मतलब हाँ, सरदर्दी एक अलग डीमेरिट है, अच्छा। एक ट्रैकिंग भी सबसे मुश्किल है। इसका एग्जांपल एक और छोटा सा लेता हूँ। मान लो जैसे मैंने आपको अभी यूनिट्स का एग्जांपल दिया था, मान लो एक चीज़ की कीमत 10 रुपये है, एक चीज़ की कीमत 10 रुपये है, ठीक है। और आपने उसकी 10,000 यूनिट बाय करी, यानी कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, हाँ बिल्कुल। ठीक है। 1 साल बाद, अब ऐसा तो हमेशा होगा नहीं, वो पॉजिटिव भी जाएगा, कम भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए 1 लाख 1 साल बाद 1,20,000 होता है, आपको 20% रिटर्न आया, ठीक है, आपने पैसा निकाल लिया, आपने 1,20,000 डाल दिया, ठीक है। अब 2 साल तक मार्केट रिसेशन में आ गया, मार्केट करेक्ट हो गया, कोई भी फैक्टर आ सकता है, वो 1,20 से वापस आ गया 98 पे। अच्छा। अब आप पता क्या कहोगे, 1,20 डाला था, 98 आ गया, अंडर परफॉर्मिंग है। जबकि आपने डाला तो एक ही था। डाला एक ही था। और ये एक फंड की बात है। देखिए, जैसे जैसे अभी ये बात हो रही है 1 लाख पे, एज यू ग्रो, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ पे पहुंचा हुआ है, आपके पास मैं कह सकता हूँ 10 या 12 फंड्स होंगे। आप मान लो 20 फंड है आपके पास उस समय, मैं लीस्ट पे आता हूँ, 12 फंड्स हैं या 10 या 12 है, आप उनमें SIPs कर रहे हो, क्या ट्रैक कर सकोगे इतनी चीज़ों को? नॉट पॉसिबल। आपको याद ही नहीं रहेगा कितना डाला था उसमें, या पता नहीं कितने आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे वो सब करने के लिए। उसके लिए या तो फिर हमें एक पूरी बुक बनानी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें वैसे ही हमारे बहुत दिन चले जाएंगे, या किसी को हायर करना पड़ेगा भाई, वो भी बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो ये अगेन ट्रैकिंग इज़ अ मेन इशू। इस केस में ट्रैक करना उसको दिक्कत हो जाती है। सेम गो स्टॉक के साथ, आपने एक स्टॉक लिया, वो बड़ा आपने लिया, वो करेक्ट हो गया, आपका हो गया तो अंडर परफॉर्मिंग है, जबकि ऐसा नहीं है, राइट। तीसरा, जैसे आपने कहा, झंझट। हर साल हुआ, 1 साल हुआ, आपकी लाइफ में कोई इवेंट है, आप उसको छोड़ के यही कर रहे होगे कि चलो आज 1 साल हो गया, आज निकालते हैं और कल डालते हैं। आप मानोगे नहीं, लालच भी आ सकता है, कोई इवेंट हो गया यार, अब इसको निकाला है ना, चल अभी इन्वेस्ट नहीं करता, कहीं खर्च कर लेता हूँ। और ये कॉमन ह्यूमन मेंटालिटी है, जब पैसा उनके अकाउंट में आता है वो कहीं ना कहीं और यूज़ होता है। डेफिनेटली उस टाइम एक नीड आ जाती है कि हाँ भी तो खर्चे हैं। और ये अगर मान लो आप कहोगे मैंने 5 का 5,60 निकाला है ना, 20,000 यूज़ कर लेता हूँ, 5,40,000 डालेगा, वो प्रॉफिट यूज़ कर लेता हूँ, इसमें से इन्वेस्ट कर लें। तो इस वजह से आप टाइम के साथ पीछे धकेले जा रहे हो, राइट। तो इसीलिए इस चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो अगेन, अब ये मैं इसको कहूँ ये फ़ायदेमंद है चीज़, या मैं कहूँ नुकसान है, आप करिए या ना करिए, ये एक इंडिविजुअल की सोच है। वो डिसिप्लिन इसको हैंडल कर सकता है, उसमें सारे डीमेरिट झेलने के वो है हिम्मत, तो आप इसको अपना टैक्स ऐसे आप सेव कर सकते हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, शायद मैं नहीं करूंगा, आई रादर प्रेफर टू पे टैक्स, बट क्योंकि मेरे पास फंड्स हैं, राइट, मैं उनको स्टॉप करूं, इमीडिएटली रिडीम करूं। और मान लो अगर आप SIPs चला रहे हो, राइट, एक SIP को जब आप मार्केट में करते हो, 1 साल हो जाता है अगर, तो उसकी 11 यूनिट्स को 1 साल नहीं होता, वो पहली यूनिट को ही 1 साल हुआ था, पहले मंथ की EMI को। मैं हर महीने एक जगह डाल रहा हूँ और एक जगह निकाल रहा हूँ। सही बात है। ये इतनी झंझट है कि एक टाइम पे बाद आपको परेशान करेगी। एक और चीज़ पूछना चाह रहा था मैं, इस पूरे सिनेरियो में जब भी हम पैसे निकालते हैं तो मैंने कहीं ऐसे पढ़ा था कि कुछ एक्सपेंस लगता है निकालने का, या लोडिंग चार्जेस होते हैं, बट अगर वो 1 साल से पहले निकाला जाए। अच्छा, 1 साल के बाद नहीं है? 1 साल के बाद नहीं। ओके ओके ओके। इसलिए मैंने सिप का एग्जांपल लिया कि अगर आप 12 सिप्स आपने करी हैं, तो हर 13वें महीने में आप पहली सिप निकालोगे और साइड बाय साइड डालोगे, तो इवेंचुअली आप कर क्या रहे हो। तो इस चीज़ का मुझे लगता है फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपने लेट्स से 30 साल में 5 करोड़ बनाए हैं और आप उसमें से 25 लाख भी टैक्स देते हो, ठीक है, मतलब इतना टेंशन लेना हर दिन का, टाइम वैल्यू बनी वाली बात आ जाती है। एग्जैक्टली। तो आई होप आपने समझा होगा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट आता है और आप 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट आता है जब आप एग्जेम्पशन नहीं ले पा रहे हो उस अमाउंट की, तो आप कैसे उस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट को ईयर बाय ईयर करके उस एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठा सकते हैं।
एंड ये पूरा प्रोसेस अगर हम कहें तो टैक्स हार्वेस्टिंग कहलाता है। बहुत ही अलग नॉलेज थी मेरे लिए भी, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। स्टिल आपके कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई ऑन दोज कमेंट्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।